गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पिछले कई दिनों से केमिस्ट्री के चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं। कुछ नई जानकारी भी दिया आपको, पीरियोडिक टेबल में याद करने के लिए मैं दिया हूं, उसको बच्चों आप याद करते रहिएगा। और मैं आपको एक दिन और बेहतर मैजिक नंबर कहना चाहिए कि मैजिक नंबर के आधार पर आपको पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और उसके आधार पर आपको और आसान तरीका उसमें दिया जाएगा। तो अभी तक आप उसको याद करते रहिए। मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दे दिया हूं, कौन कहाँ पे स्थित है और उनका क्या नाम है। ठीक है, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। आपके सिलेबस में है, मान के चलना है आपको, तो आप उसको लर्न करते रहिए। जैसे मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको एक और बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल में, और वह मैजिक नंबर पे आधार रहेगा। वो मैजिक नंबर क्या होता है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको और आसान हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप तो जानते ही हैं रेवा में कोविड-19 का केस कितना हाई है, एक महामारी का रूप धारण किया है। तो आप उससे बच के रहिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप घर पे रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और यदि मैं इतने मेहनत में इस कोविड-19 में यदि ये कड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए सिर्फ, तो मान के लिए कि यदि हम मेहनत करते हैं तो इस मेहनत का फल निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होगा इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और थोड़ा अरेंजमेंट भी करना पड़ता है बहुत कुछ। तो इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छा मजा भी लीजिए भरपूर। आपके घर मतलब घर में 24 घंटा रहते हैं, आपको ये कोई टेंशन नहीं है कि हमको स्कूल जाना है कि मार्केट जाना है। घर में आराम से रह करके और पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यदि हाँ तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए 100%। ठीक, चलिए सिलेबस में चलते हैं। आज मैं इस चैप्टर में, इसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आपको क्या बताया, वांट ऑफ रूल बताया। क्या बताया? वांट ऑफ फैक्टर यानी आई, और वांट ऑफ फैक्टर और अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको रिलेशन भी बताया। आज मैं आपको हेनरी के नियम के बारे में बताने वाले हैं। हेनरीज लॉ, क्या हेनरीज लॉ? ठीक है, पढ़िए क्या है। सन 1805 में विलियम हेनरी ने 1805 में 1805 में विलियम हेनरी ने क्या किया था, इसी नियम को खोजा था। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव दर्शाने के लिए, गैसों की द्रवों में विलेयता पर, माना कि कोई गैस है और उस गैस में द्रव भी होता है। यदि आप सिलेंडर, क्योंकि आप सिलेंडर की जब बाल्ब खोलते हैं बच्चों तो क्या होता है, यहाँ से प्रेशर के माध्यम से गैस निकलती है, लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या देखे हैं आप, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ये इतना प्रेशर होता है कि प्रेशर के माध्यम से यहाँ गैस निकलती है। तो कहते हैं ये तो गैस के रूप में निकल रही है, वो गैस के रूप में प्रेशर के माध्यम से निकलती है, लेकिन भरा किस रूप में है, लिक्विड फॉर्म में। तो इन्होंने क्या कहा कि गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव दर्शाने के लिए 1805 में विलियम हेनरी ने 1805 में विलियम हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब देखिए नियम क्या है बच्चों, आप नियम लिखना हो तो लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, टेम्परेचर है, ताप, प्रेशर है P, दाब है, दाब तो जिसको बोलते हैं, और आयतन वॉल्यूम होता है V। तो यदि मान लीजिए ये तीनों मेरे पास पॉइंट है, एम हमारा मौलिक मास है, द्रव्यमान है, और के हमारा स्थिरांक होता है। ठीक है, यदि हम इनको 3 को लें और तीनों में से क्या किए, तीनों ना कहना चाहिए, तीनों पदार्थ को अथवा तीनों पार्ट को मैं लूं, उन तीनों पार्ट में से किसी एक को कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर कर दे। यदि हम उन तीनों में से किसी एक को स्थिर कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तो दो के साथ क्या निकालेंगे, हम संबंध निकालेंगे। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वह क्या होगा, बायल का नियम पढ़े आप क्या, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम आप 11 में पढ़े होंगे। सेम टू सेम उसी प्रकार से है हेनरी का नियम। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं हेनरी लॉ।
स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। चलिए इसको मैं देखता हूं कैसा प्रूफ करते हैं। इसको देखिएगा, जिसके साथ विलायक साम्यावस्था में है, जिसके साथ विलायक क्या होगा, साम्यावस्था में। इसका फार्मूला सूत्र होगा बच्चों, देखिए जो लिखा मैंने, m इज प्रोपोर्शनल P। m क्या है आपका, द्रव्यमान है, अब P क्या है आपका, दाब है यानी प्रेशर। ये मास है, ये प्रेशर है। इन्होंने क्या कहा, स्थिर ताप पर, यानी कांस्टेंट क्या किया इन्होंने, कांस्टेंट क्या, स्थिर ताप पर, यानी क्या किया, स्थिर ताप पर, यानी T को मैंने क्या किया, स्थिर मान लिया। ठीक, अब चलिए आगे क्या कहा, इसी के आधार पर मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, ये विलेय गैस का द्रव्यमान फिर गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी विलेय गैस का जो द्रव्यमान होगा गैस के दाब के किस रूप में है, समानुपाती। और समानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको एक और नाम बोलते हैं हिंदी में अनुक्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई। किसी विलायक में या स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m उसके गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका क्या है, नियम। लिख लीजिए, यदि विलायक के इकाई आयतन में, यदि विलायक के इकाई आयतन में, यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, विलेय गैस का द्रव्यमान, विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा साम्य P हो, m तथा साम्य और क्या, दाब, साम्य दाब क्या हो, P हो, तो m समानुपाती P। और कहाँ, स्थिर ताप क्रम पर, स्थिर ताप, स्थिर ताप क्रम T पर। ठीक, आगे समझ में, यानी विलायक का इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m और साम्य दाब P हो तो m समानुपाती P के। अब आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो m इक्वल टू K इंटू P। ये क्या, K क्या है, तो बच्चों के क्या होता है, स्थिरांक होता है। और K आप निकाल लीजिए, तो K इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन P। फिर लिख दीजिए, जहाँ K इक्वल टू, जहाँ K इक्वल टू क्या होगा, स्थिरांक, जहाँ K इक्वल टू एक स्थिरांक है। K क्या है आपका, स्थिरांक है। फिर चलिए, हेनरी के नियम को समझने के लिए आप दैनिक जीवन का उदाहरण ले सकते हैं। यानी अगर आपको हेनरी के नियम को और समझना है, दैनिक जीवन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, शीतल पेय, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर CO2 गैस बाहर निकलती है। जब बोतल बंद रहती है तो इसमें CO2 गैस का उच्च दाब रहता है, किंतु बोतल खोलने पर वह CO2 गैस कम दाब हो जाता है और गैस की विलेयता घट जाती है और वह बाहर आने लगती है। समझ में आ गया क्या ये?
मतलब हेनरी के नियम को समझने के लिए एक दैनिक जीवन का उपयोग किया। आप यह मान के ये वाला की वाटर है, ये स्प्राइट, ठीक। और क्या हुआ, इसमें गैस भरी हुई है, आप पता होगा, यदि खोले होंगे तो आपको जानकारी होगी, स्प्राइट हो तो उसमें क्या होता है, जो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भरी होती है, तो उसका टेम्परेचर वहां उच्च दाब रहता है। और जब आप इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो इसका टेम्परेचर जब हाई है तो क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आपको भी रूम के अंदर मैं पैक कर दूं और दिन भर पैक कर दूं, रात में निकालने की जब कोशिश करूंगा तो आप इतना अचानक जल्दी से निकलेंगे कि मतलब सामने वाले को एकदम उड़ा देंगे, होगा क्या नहीं है। वही स्थिति यहाँ पे लाइए, यदि सोडा वाटर इसमें गैस भरी हुई है, यदि इसकी बाल्ब को मैं खोलता हूँ, जैसे ही बाल्ब को खोलना शुरू किया और वैसे ही निकलना शुरू हो गया। जब शुरू हो गया तो मतलब क्या है, वहां का दाब कम हुआ और कम हुआ तुरंत वहां पे प्रेशर बाहर। तो क्या कहा उन्होंने, किंतु बोतल को खोलने पर उसके CO2 गैस का दाब कम हो जाता है और CO2 विलेयता में घट जाती है। फिर आप उसको वेट भी करेंगे, देखेंगे अरे ये कहाँ चला गया, तो यानी वो कहाँ गया, आपको गिर गया, बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पे हेनरी के नियम को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे, इसके थोड़ा बारे में बताएंगे आपको। हेनरी की एक इकाई होती है, तो हेनरी की इकाई बच्चों आप थोड़ा नोट कर लीजिए, टार। हेनरी की इकाई, के की इकाई क्या होगी, जो के की इकाई लिख लीजिए टार, क्या लिख लीजिए, टार, यानी TORR, ठीक। और आगे लिख लीजिए थोड़ा के बार होती है, नहीं के बार, और क्या या करके के बार भी लिख दीजिए, के बार होती। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, ये हेनरी लॉ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो मैं आपको बता दिया हूं। ऐसा कहीं हो जाए कि ये छोटा सा नंबर 2 नंबर पूछ ले तो दिक्कत हो जाए, ठीक। चलिए हेनरी स्ट्रॉन्ग के लक्षण लिखते हैं, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको क्या करूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं और अब इसके लक्षण लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहीं पे आप क्या करेंगे, हेनरी स्थिरांक के लक्षण, हेनरी स्थिरांक के लक्षण, ठीक है। हेनरी स्थिरांक का कम से कम 2 या 3 लक्षण आप लिख लीजिए। हेनरी स्थिरांक की इकाई दाब के समान होती है। हेनरी स्थिरांक की जो इकाई होगी वह किसके समान होगी, दाब के समान होती है। दूसरा पॉइंट लिख रहा है तो लिख लीजिए, विभिन्न गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है, यानी विभिन्न गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का जो मान होगा वह क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, निम्न होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि विभिन्न विलायकों में एक गैस के लिए हेनरी स्थिरांक, एक गैस के लिए हेनरी स्थिरांक, एक गैस के लिए हेनरी स्थिरांक के मान भिन्न होते हैं, के का मान भिन्न होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका लक्षण था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं, उसको भी नोट कर लीजिए। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक बच्चों। मैं पूरा दे रहा हूं जवाब आपको, जो पेपर में आपके पास आएगा तो आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला हेनरी का सीमा है, देखिए, यह नियम केवल आदर्श अवस्था अर्थात कम दाब एवं उच्च ताप पर ही लागू होता है, यानी आदर्श अवस्था पर लागू होता है, आदर्श अवस्था। और आदर्श अवस्था में क्या बोला है, उच्च ताप और निम्न
उच्च और निम्न ताप पर ही लागू होता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों, गैस का विलयन में संघुरण या वियोजन नहीं होना चाहिए। गैस का विलयन में संघुरण या वियोजन नहीं होना चाहिए। संघुरण या वियोजन क्या होगा? नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होगा संघुरण या वियोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में है, उसको एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल भी नोट करिए। एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों? किसके एग्जाम्पल हैं? हेनरी के नियम के एग्जाम्पल हैं। देखिए NH3 अमोनिया की क्रिया पानी के साथ कराना है, आपको पता है अमोनिया NH3 होता है, पानी का सूत्र H2O होता है। जब इसकी क्रिया इसके साथ करा देंगे तो क्या बनेगा बच्चों? आपके पास सामने कुछ यहाँ पे निकल रहा होगा। मतलब देखिएगा, अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है, और ये H मैं किसको दे दूंगा? इसको दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा? NH4 OH बन गया। इसका नाम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसका नाम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों? अमोनिया। याद रखना है, अमोनिया NH3 है, जब एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है तो उसका नाम अमोनियम हो जाता है। ठीक है, अमोनियम को मैंने पानी के साथ गर्म किया तो देखिए दोनों क्या है, ये अमोनिया किस फॉर्म में होती है? गैस के फॉर्म में होती है, और ये आपका H2O किस रूप में रहता है बच्चों? ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जब ये गैस और लिक्विड दोनों मिले हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं जानते इसके बारे में, थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा। यानी S क्या है, G क्या है, L क्या है, इसको L क्या है, G क्या है, और एक AQ होता है। ठीक है, S का मतलब क्या होगा बच्चों? S का मतलब होता है सॉलिड, L का मतलब क्या होगा? लिक्विड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गैस, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस। ACCUOUS, एक्वस सॉल्यूशन। यानी क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये अवस्था होती है, स्टेट होती है किसी भी कंपाउंड की, जस्ट नीचे लिखी होती तो आप समझ जाइएगा एक्वस सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल। अब आप मान लीजिए इसको तोड़ देते हैं, वो आपके जब सामने लिखा हुआ है तो इसको तोड़ते हैं हम। NH4 OH को जैसे हम इसमें सामने अवस्था लगा देते हैं तो बन जाता है आपका, क्या बन जाता है? बोलिए बोलिए, आप बताइए क्या करेंगे? इसको जब तोड़ देगा तो क्या बनेगा बच्चों? उसी रूप में टूट जाएगा, लेकिन आयन के रूप में टूटेगा, और वह आयन किस कैसा होगा? अमोनियम आयन होगा। देखिए यहाँ पे NH4 है और NH4 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है अमोनियम आयन। ठीक, इसका नाम हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रहा आपका बच्चों एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अब आप लास्ट है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या हेडिंग डालेंगे? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखिए पहला अनुप्रयोग क्या है आपका? कार्बोनीकृत पेय पदार्थ के उत्पादन में। कार्बोनीकृत पेय पदार्थ के उत्पादन में। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट तो लिख लीजिए, और इसके बाद आप समझ जाइएगा। कार्बोनीकृत
कार्बनिक पेय पदार्थों के उत्पादन, ठीक, कार्बनिक पेय पदार्थों के उत्पादन में। देखिए होता क्या है, मृदु पेय का मतलब हुआ मीठा पदार्थ, ठीक। मृदु पेय सोडा वाटर, बियर, कार्बोनिक पेय पदार्थ क्या होते हैं, सोडा वाटर, मृदु पेय, बियर, ये सब क्या होते हैं, कार्बोनिक पेय पदार्थ होते हैं। और को बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप सुने होंगे निश्चित रूप से, गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए क्या होगा दूसरा पॉइंट, गहरे समुद्र में गोताखोरी, इसका नाम सुने बच्चों, गोताखोरी के लिए मतलब कहना चाहिए गहरे समुद्र में गोताखोरी, यानी कहना मतलब है ये है कि पनडुब्बी कहना चाहिए कि नीचे से कोई पदार्थ पड़ा हुआ है, कोई भी पदार्थ हो उसको या कोई भी इंसान हो, ये गोताखोरी के माध्यम से पानी से निकाला जाता है। आप जानते हैं अपने रीवा जिले में पिछले वर्ष कुछ बाढ़ आई थी, इसके बहुत पूर्व 1997 में भी आया था। तो पनडुब्बियों की सहायता से क्या किया गया था, मतलब नीचे जो पानी में मनुष्य दब गए थे, प्लस उनकी मृत्यु हो गई थी, प्लस उनकी जो बॉडी थी नहीं मिल पा रही थी, तो इसके सहायता से क्या किया गया था, ढूंढा गया था। यानी समुद्र में गोताखोरी के लिए इसका मतलब यह हुआ कि गहरे समुद्र में अगर कोई नहीं जा सकता है और जब वहां पे कौन जाएगा, यही पनडुब्बी की सहायता से, गोताखोरी की सहायता से उसे निकाला जा सकता है। अच्छा, और इसके बारे में सुनिए क्या कहा इन्होंने, गहरे समुद्र में गोताखोरी करते समय श्वसन के लिए संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है, और संपीड़ित वायु में O2 के अतिरिक्त N2 भी होता है। O2 के अतिरिक्त क्या होता है, वहां पे N2 भी होता है, जो सामान्य दाब पर उच्च दाब विलेयशील नहीं होते, किंतु दाब बढ़ने पर N2 की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। N2 की जो होती है रक्त में विलेयता जब वहां पे बढ़ जाएगी तो इसके बाद क्या होता है, गोताखोर के समुद्र से बाहर आने पर वायु दाब कम होता है, और कम होते ही रक्त में विलेयशील अतिरिक्त N2 बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। जब वो बाहर निकलने लगती है तो गोताखोर को एक विशेष प्रकार की पीड़ा होती है। जब वहां पे उसके ब्लड से यानी उसके अंदर से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगा वो द्रव, तो क्या होता है उसमें, उस गोताखोर को पीड़ा होती है, और वो पीड़ा जब होती है तो उसको कहते हैं वेंट या केफन रोग, उस एक रोग का नाम बन जाता है, और उसको पहले कहते क्या है, वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, वेंट, ये वेंट कहा जाता है। और रोग कौन सा होता है बच्चों, तो उस रोग का नाम लिख लीजिए, पेपर में कभी पूछा जा सकता है, तो आप इसको नाम लिख लीजिए, केशन रोग। कौन सा रोग, केशन रोग, केशन रोग, ये रोग हो जाता है उसको, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और पेपर में कभी कंपटीशन में भी बनता है क्वेश्चन इस प्रकार का, ठीक। चलिए आगे देखिए, अतः और आगे कहा जाए कि N2 के स्थान पर रक्त में कम घुलने वाली हीलियम एवं ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों को श्वास लेने के लिए देने की सलाह दी जाती है। अब N2 के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं, N2 के स्थान पर हीलियम He और हाइड्रोजन H2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए इसके बाद करते हैं बहुत ऊंचाई पर, तीसरा पॉइंट लेता है बहुत ऊंचाई पर। क्या होगा, तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, बहुत ऊंचाई पर। ये बहुत ऊंचाई पर मतलब कहना चाहिए, अभी यहाँ पे हैं, इस स्थान पे बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से यदि आपको यहाँ पे कहना चाहिए, एक सामान्य सी भाषा है, यदि आप इस स्थान पे बैठे हुए हैं तो आप अच्छा से अच्छा मतलब रिलीज कर रहे होंगे, मतलब अपने आप को महसूस कर रहे हो, आप अच्छे वातावरण में एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं, ठीक।
यदि मान के चलिए आपको थोड़ा रूम के अंदर ले जाते हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा वीकनेस महसूस करेंगे, अपने आप को कमजोरी महसूस करेंगे और आपको अनेक प्रकार से प्रॉब्लम होने लगेगी। इसके बाद यदि मैं आपको ऊपर ले जाता हूं, ठीक, यानी 23 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर और ले जाते हैं, धीरे धीरे आपको क्या होगा, अजीब टाइप महसूस करेंगे और उसमें आपको ये लगेगा कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आप तड़पना शुरू कर देंगे। तो जैसे ऊंचाई जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस समय बहुत सारी समस्या आने को मिलती हैं। O2, बहुत ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब सतह की तुलना में अत्यंत कम होता है। आप भापा के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब क्या होगा, सतह की तुलना में अत्यंत कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्वतारोहियों के शोषण द्वारा उनके रक्त एवं कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन का सांद्रण निम्न हो जाता है। कहा जाता है कि जो पर्वत पर लोग रहते हैं, यानी रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, निश्चित रूप से वहाँ पे बीमारी 100% हो जाती है, श्वास से संबंधित। रक्त में ऑक्सीजन की कमी पर्वतारोहियों को कमजोर बना देती है और जब आप ऊपर जब जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ेंगे। तो क्या बोला उन्होंने, रक्त में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो पर्वतारोहियों को कमजोर बना देती है और सोचने समझने में का मतलब क्षमता कम हो जाएगी, इनकी क्षमता असमर्थ हो जाएगी। और जब सोचने समझने में ठीक सोचने में अगर आप असमर्थ हो जाएंगे तो उस रोग को एनाक्सिया रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है बच्चों, एनाक्सिया रोग कहा जाता है। उस रोग का नाम लिख लीजिए। यदि आप वायुमंडल में यानी पृथ्वी सतह पे 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो आप कहना चाहिए कि ठीक सोचने में, अच्छा सोचने में, अच्छा रिलैक्स नहीं कर सकते। जब कुछ सोचने में आप असमर्थ रहेंगे तो उस प्रकार से एक बॉडी में अपने आप डिजीज उत्पन्न हो जाती है और उस डिजीज का नाम होता है एनाक्सिया। क्या, एनाक्सिया, लिख दीजिए एनाक्सिया। ये एनाक्सिया रोग हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। ये एनॉक्सिया रोग हो जाता है जब आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से ये रोग उत्पन्न हो जाता है और निश्चित रूप से आप माइंड मतलब कहना चाहिए क्रिएट नहीं कर पाएंगे और काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक ये लगभग पिछले पहले तो क्वेश्चन पेपर में आता था, अभी इस समय तो नहीं आ रहा था। फिर भी आप हेनरी के नियम को पढ़ना चाहिए क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन डिवाइड हो गया है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इतना सारा नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको पूरा जवाब दिया इसमें आपसे यह पूछा जाएगा हेनरी का नियम क्या है, उदाहरण दीजिए तथा 2 अनुप्रयोग। यदि 3 नंबर में आया तो, और अगर 3 नंबर में नहीं आया, 2 नंबर में आया तो 2 नंबर में क्या पूछा जाएगा, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए अथवा उदाहरण दीजिए। तो आप उसको एग्जाम्पल दे देना है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इस चैप्टर से कितने नंबर के मार्क्स आने वाले हैं, 5 मार्क्स के, जिनमें से क्या होगा 2 + 3 रहेगा। 2 नंबर में 1 क्वेश्चन रहेगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। और 2 क्वेश्चन का मतलब यह मान के चलिए 1 अथवा भी रहेगा। ठीक है, यानी 1 अथवा भी क्वेश्चन रहेगा, मतलब मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनते हैं। हम आपको 4 क्वेश्चन में से कम से कम आपको 5 या 6 क्वेश्चन दूंगा, जिनमें से निश्चित रूप से क्या होंगे, 5 क्वेश्चन दूंगा तो 2 क्वेश्चन फंसेगा, 4 क्वेश्चन दूंगा तो 2 क्वेश्चन फंसेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 4 9 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और 9 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे पेपर में। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। जब आपको ये पूरा याद हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, अपने मित्रों, यदि आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से अपना बेहिचक अपने मित्र को भेजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ में रहता हो, यदि वो कहीं दूसरे स्थान का भी हो या आपके कोई रिलेशन वाले हों तो आप उनके पास अगर वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है तो आप निश्चित रूप से उनको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश के लिए आपसे ये विशेष आग्रह है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करिए, समझिए
अगर मान लीजिए ये आपको नहीं मिल पाता है तो आप मेरा केमिस्ट्री भाई संजय पांडे डालिए तो निश्चित रूप से आपको क्या मिल जाएगा, पूरा पिछला वीडियो भी मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, केमिस्ट्री भाई संजय पांडे या संजय कुमार भी लगा देंगे बीच में, अगर नहीं मिलेगा तो आप इतना आप अगर सर्च करते हैं YouTube में जाकर के तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, जो आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो भी देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों ठीक है, आपकी उम्मीद है आप ऐसा काम करिए और पढ़िए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।